अयोध्या, जी हाँ, भगवान श्री राम का जन्म जहाँ पर हुआ था। क्या अयोध्या नेपाल में है या अयोध्या भारत में है? जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न अचानक से किस तरह से चर्चा में आया ये आप सभी जानते हैं। आज जो आप लोग मीडिया देख रहे हैं, इसके अंदर जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है केपी शर्मा ओली, तो केपी शर्मा ओली ने एक बयान दिया है जो कि काफ़ी विवादास्पद बयान माना जा रहा है। उन्होंने ऐसा कहा है कि सीता जी ही सिर्फ नेपाल से नहीं थी, भगवान श्री राम भी नेपाल से थे और वो नेपाल के अंदर ही पैदा हुए थे, और भारत ने अयोध्या जो है वो नकली बनाई है और वो लोगों को भ्रम में डाल रहा है। ऐसा एक बयान, ऊल जलूल बयान, एक वामपंथी प्रधानमंत्री जो नेपाल के हैं उन्होंने दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि कम से कम पूरी दुनिया में पहली बार किसी वामपंथी ने, जो कि एथिस्ट होते हैं, ये माना कि भगवान होते थे और भगवान ने जन्म लिया था। दूसरी बात जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा वो ये कि एटलीस्ट उनने राम को एक्नॉलेज किया। उन्होंने ये माना कि राम और सीता एग्जिस्ट करते थे और रामायण हुई थी, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे कम्युनिस्ट लोग ही अयोध्या का बाबरी मस्जिद का केस लड़ रहे थे और उन सभी लोगों का ये कहना था कि राम तो माइथोलॉजी हैं, राम एग्जिस्ट ही नहीं करते। और कई सारी पार्टियां जैसे कि करुणानिधि की पार्टी डीएमके है, ये सभी भी यही कहते आए कि राम एग्जिस्ट नहीं करते। राम सेतु के मुद्दे पर भी इन्होंने बहुत सारे इश्यूज़ उठाए थे। तो ये पहली बार एक वामपंथ के चाल चरित्र में परिवर्तन देखने को मिला है जब वो कह रहे हैं कि राम थे। अब ये तो हो गई इतिहास की बात जिसमें मैं उनसे एग्री करता हूँ कि राम और सीता थे। अब आते हैं हम ज्योग्राफिकल बात पर। तो जो ज्योग्राफिकल बात उन्होंने कही है कि अयोध्या जो थी वो नेपाल में थी और भारत में नहीं थी, इस बात को हम इस वीडियो के अंदर जांचेंगे। तो मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि इस बात के अंदर कितने ज्योग्राफिकल तथ्य हैं कि अयोध्या नेपाल में थी या भारत में थी। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने ये रामायण यहाँ पर ली है। ये वाल्मीकि रामायण है गोरखपुर गीता प्रेस की। तो गीता प्रेस गोरखपुर की वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण ही क्यों ली इसका भी मैं आपको उत्तर देना चाहूँगा कि वाल्मीकि रामायण जो है वो सबसे पुरानी रामायण कही जाती है, सबसे पहली रामायण। और वाल्मीकि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान श्री राम के समय थे, तो इसलिए उनकी लिखी गई चीज़ को सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। उसके बाद जितनी भी रामायण है वो वाल्मीकि रामायण को देखकर ही लिखी गई हैं। इसलिए तुलसी रामायण हो, कालिदास रामायण हो, कंबन रामायण हो, ये सब कई वर्षों बाद लिखी गई हैं। तो वाल्मीकि रामायण जो मूल संस्कृत में है, तो उसका मैंने गीता प्रेस का वर्जन उठाया है और उसके अंदर हिंदी और संस्कृत दोनों में ट्रांसलेशंस हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर से देखकर कि अयोध्या कहाँ है, इसके बारे में रामायण में क्या लिखा है। तो दोस्तों, हम लोग आते हैं बाल कांड के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामायण के अंदर कई सारे कांड हैं, चैप्टर वाइज जिसको हम बोलते हैं, ऐसे डिस्क्रिप्शन है। तो जो बाल कांड है, उस बाल कांड के अंदर पंचम सर्ग है। तो जैसे चैप्टर्स में लेसन्स होते हैं, वैसे रामायण के अंदर बाल कांड के अंदर पंचम सर्ग है। तो पंचम सर्ग के अंदर दोस्तों राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन किया गया है। जी हाँ, अयोध्यापुरी का वर्णन राजा दशरथ कर रहे हैं। तो उसके अंदर जैसे ही ये सारा का सारा पंचम सर्ग शुरू होता है, उसके अंदर एक श्लोक आता है, पूरा तो मैं अभी नहीं पढ़ सकता, तो 5वें श्लोक पर मैं जाता हूँ। 5वें श्लोक में बोला जाता है, कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्टः सरयू तीरे प्रभु धन धान्यवान। इसका अर्थ है कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न है, सुखी और समृद्धशाली है। इसका मतलब कौशल, आप जानते हैं महाजनपद हिंदुस्तान में थे, तो वो कौशल नाम के महाजनपद की बात हो रही है। इसके बाद दूसरा श्लोक मैं पढ़ता हूँ, अयोध्या नाम नगरी तत्रासीलो कविश्रुता मनुना मानवेंद्रेण यापुरी निर्मिता स्वयं। इसका अर्थ है उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था।
तो दोस्तों इन दो श्लोकों को, जो पंचम सर्ग के अंदर 5वें और 6ठे श्लोक हैं, संस्कृत के अंदर वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि कौशल नाम का जो जगह है, कौशल महाजनपद जो है, उस महाजनपद के अंदर अयोध्या नाम की नगरी है। तो ये अयोध्या नाम की नगरी कौशल महाजनपद में आती है। तो कौशल महाजनपद, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का एक महाजनपद है, तो इस महाजनपद के अंदर यदि अयोध्या नगरी आती है तो वो नेपाल में नहीं है। ये इन दो श्लोकों से प्रूव होता है। लेकिन दोस्तों इन दो श्लोकों से प्रूव होगा नहीं होगा, वामपंथी लोग फिर से प्रश्न उठाएंगे। इसके लिए मैंने और ज़्यादा डिटेल में रामायण को पढ़ा। तो अब हम आते हैं रामायण के आगे और आगे के चैप्टर्स पर। तो बालकांड के अंदर ही द्वान्विषम सर्ग है। बालकांड के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, विश्वामित्र जी आ जाते हैं। विश्वामित्र जी राम जी को अपने साथ ले जाने की बात करते हैं ताड़का वध के लिए, क्योंकि राक्षस उन्हें परेशान कर रहे होते हैं। तो जब विश्वामित्र जी उनको लेकर जा रहे होते हैं, उस समय का एक वर्णन है, मैं आपको बताना चाहूँगा। उस समय में एक वर्णन आता है, अध्यधर योजनम गत्वा सरय्या दक्षिणे तटे रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोभ्य भाषत गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः। इसका अर्थ है, अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी में राम को संबोधित किया और कहा, वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो, इस आवश्यक कार्य में विलंब ना हो। मतलब सरयू नदी का वर्णन आता है जब वो अयोध्या से जस्ट निकलते हैं तो, और इसके अंदर ये भी लिखा है कि अयोध्या से 1.5 योजन दूर। तो दोस्तों 1.5 योजन मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं। तो जो हमारा अभी अयोध्या है, जिसका अनफॉर्चुनेटली नाम मुगलों के समय में फैज़ाबाद कर दिया गया था, तो वो जो अयोध्या नगरी है, उस अयोध्या नगरी के पास से ही सरयू नदी बहती है और 1.5 योजन दूर वही है अयोध्या से। तो ये वाला श्लोक भी प्रूफ करता है कि अयोध्या नगरी वही अयोध्या नगरी है जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसके बाद दोस्तों मैंने एक और श्लोक आगे जाकर देखा। जब मैं और आगे जाता हूँ त्रयोविंशम सर्ग के ऊपर, तो वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक श्लोक है 5वां श्लोक, जिसके अंदर तौ प्रयांतो महावीर्यो दिव्याम त्रिपथगाम नदीम दृदृशाते ततस्त्रत सरयवा संगमे शुभे। इसका अर्थ है, जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। तो दोस्तों इस वाले श्लोक के अंदर ये वर्णन है कि जो सरयू और गंगा मिल रही है, सरयू के थोड़े से आगे जाकर जब वो गंगा के तट पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर इन दोनों का संगम देखते हैं, वहाँ पर वो आचमन भी करते हैं और वहाँ पर थोड़ी देर विश्राम भी करते हैं। तो सरयू गंगा जहाँ पर मिल रही है, सरयू और गंगा जैसा कि हम दोनों ही देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो ये वाला भी एक क्लियर कट प्रूफ है कि अयोध्या वही अयोध्या है जो उत्तर प्रदेश के अंदर भारत में है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री की बात रामायण, वाल्मीकि रामायण के अंदर ही डिस्प्रूव हो जाती है कि जो अयोध्या है वो नेपाल के अंदर थी। दोस्तों इस तरह से कई सारे झूठ हमारे शास्त्रों के बारे में वामपंथी लोग कई सालों से भारत में भी फैला रहे हैं और नेपाल के अंदर भी अभी ये फैलाने का प्रयास हुआ, जिसको मैंने आज शास्त्रों के साथ, तर्कों के साथ काटा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कही क्यों। चूँकि हम लोग सरयू नदी का भी उद्गम देखेंगे तो उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार की साइड जाती है। गंगा नदी को भी हम देखेंगे तो वहीं से कट करती है जहाँ से रामायण में लिखा है। अयोध्या का जो वर्णन रामायण के अंदर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्णन उसी जगह का आ रहा है जहाँ उत्तर प्रदेश है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री को अचानक से ये बयान देने की क्या आवश्यकता पड़ी। दोस्तों इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि नेपाल और भारत के सदियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। नेपाल भारत का हिस्सा भी पहले रहा, उसके बाद नेपाल कई वर्षों तक हिंदू राष्ट्र रहा। इवन भारत हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, भारत हिंदू राष्ट्र से हट गया, उसके बाद भी नेपाल हिंदू राष्ट्र रहा। अचानक से उसके ऊपर कुछ वर्षों पूर्व वामपंथियों का कब्जा हो गया और वामपंथी चूँकि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा धर्म विरोधी होते हैं, तो उन्होंने हिंदू मान्यताओं के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। तो ये जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली जिन्हें बोलते हैं, तो ये जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, ये वामपंथी हैं और चाइना के इशारों पर चलते हैं। तो ये जो वामपंथी प्रधानमंत्री हैं, ये कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री इस तरह के कई फैसले ले चुके थे जो हिंदुओं के विरोध में जा रहे थे, तथा नेपाल के अंदर काफ़ी सारे हिंदुओं का कन्वर्जन भी हो रहा था।
तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है, हिंदू मान्यताओं के अगेंस्ट में कम्युनिस्ट काम कर रहे हैं, इससे बहुत सारी नेपाल की जनता जो प्रो हिंदू है, हिंदू धर्म की समर्थक है, वो इनके खिलाफ हो गई। और अभी जैसा कि हम जानते हैं कि नेपाल में एक इलेक्शन मोड भी चल रहा है, इनको चुनाव लड़कर भी जीतना है। तो नेपाल की जनता चूंकि हिंदूवादी है तो इनको हिंदू धर्म के फेवर में कुछ बोलना था। अब दोस्तों एक बात आती है कि यदि ये हिंदू धर्म के फेवर में बोलते तो इनके वामपंथी मित्र इनके खिलाफ हो जाते, और जहाँ ये हिंदू धर्म का समर्थन करते वहाँ भारत का समर्थन हो ही जाना था, क्योंकि भारत से हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जुड़ा हुआ हिस्सा है। तो दोस्तों अपने वामपंथी मित्रों को इन्हें खुश करना था और हिंदू धर्म का वोट बैंक भी इन्हें लेना था। इसके लिए इस नेपाली प्रधानमंत्री ने एक ऐसी चाल चली कि मैं ऐसा कुछ बोलता हूं जो भारत के खिलाफ जाए, जिससे भारत और भारत के हिंदू चिढ़ जाएं और चाइना के वामपंथी भी खुश हो जाएं, लेकिन मेरे देश के हिंदू खुश हो जाएं। तो इस तरह का बयान उन्होंने दिया। उन्होंने ये तो बोल दिया कि राम और सीता एग्जिस्ट करते हैं, राम और सीता होते हैं, लेकिन उन्होंने साथ में एक चीज़ ऐड कर दी कि नेपाल के अंदर ही एक गांव है जिस गांव के अंदर अयोध्या थी, और भारत में तो अयोध्या थी ही नहीं, भारत ये सब झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों इससे क्या हुआ, वो ये कोशिश कर रहे थे अपने चाइनीज़ आकाओं को दिखाने की कि देखो मैंने भारत के खिलाफ स्टैंड लिया, और भारत के वामपंथी जो कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद वाली अयोध्या अयोध्या नहीं है, मैंने भी यही बात कह दी कि अयोध्या तो नेपाल में है, तो इससे मैंने भारत को गुस्सा दिला दिया। दूसरे तीर से उनने ये शिकार करने की कोशिश की कि नेपाल के हिंदू खुश हो जाएं कि हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है कि अयोध्या तो नेपाल में ही थी। लेकिन दोस्तों नेपाल के जो हिंदू हैं वो मूर्ख नहीं हैं, नेपाल के हिंदू भी पढ़े लिखे हैं, नेपाल के ब्राह्मणों ने भी वाल्मीकि रामायण पढ़ी है और वहाँ के सभी लोगों ने संस्कृत पढ़ी है। जिस जगह से सीता माता आती हैं उस जगह के लोगों को वामपंथी लोग यदि मूर्ख समझते हैं तो ऐसा कतई नहीं है। नेपाल के हिंदू और भारत के हिंदू और दोनों ही जगह की पॉपुलेशन क्लियर कट जानती है कि अयोध्या जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर भारत में है और नेपाल के अंदर नहीं है। और ये वामपंथी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस तरह के झूठ गढ़ रहे हैं और इस तरह के इतिहास में परिवर्तन कर कर ये हिंदू मान्यताओं को वहाँ पर हिलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पर भी कन्वर्ट किया जा सके, एथिस्ट बनाया जा सके, जिससे कि वो लोग हिंदू विरोधी हो जाएं और वामपंथियों की सरकार जो कि चाइना के फेवर में है वो वहाँ पर टिकी रहे। ये प्रधानमंत्री कभी भी उस चीज़ के खिलाफ स्टैंड नहीं लेते जब नेपाल का बहुत सारा हिस्सा चाइना ने हड़प रखा है। ये प्रधानमंत्री कभी भी चाइना के अगेंस्ट में स्टैंड नहीं लेते कि चाइना वहाँ से बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप नेपाल के अगेंस्ट में चला रहा है। लेकिन ये प्रधानमंत्री हमेशा भारत के खिलाफ अभी कंटिन्यूसली स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि ये वामपंथी सरकार है और हम जानते हैं वामपंथी सरकार जो होती है उसका खुद का कोई अपना दिमाग नहीं होता, उसका दिमाग बाहर से कोई चला रहा होता है, या रशिया चला रहा होता है या चाइना चला रहा होता है या कार्ल मार्क्स उनका आइडल होता है, या फिर उनके आइडल वही सारे लेनिन और स्टालिन होते हैं जिनने लाखों लोगों की पहले हत्याएं की हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। मैं भारत के साथ साथ अपने नेपाल के मित्रों से भी आह्वान करूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री उल जलूल बयान दे रहे हैं इनका तर्कों के साथ खंडन करें तथा विरोध करें और इस तरह के प्रधानमंत्री को तुरंत के तुरंत सत्ता से उखाड़ फेंकें जो हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और इतिहास विरोधी कार्य भी वहाँ पर कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और वीडियो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।